आज हम अर्थशास्त्र में इकाई 8 पाठ 15 सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था पाठ के अंतर्गत बजट निर्माण की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। बजट निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहला है बजट की तैयारी। बजट बनाने से पहले बजट की तैयारी की जाती है। वित्त मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों से अनुमानित आय और व्यय के लेखे मांगता है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था होने के कारण राज्य व केंद्र के अलग अलग बजट होते हैं। दूसरा है बजट पेश करना। बजट बन जाने के बाद उसे राज्यसभा व संसद के द्वारा पारित किया जाता है। जब तक बजट स्वीकृत नहीं हो जाता यह प्रभावी नहीं माना जाता है। लोकसभा द्वारा बजट का पारित होना अनिवार्य है। संसद के समक्ष वित्त मंत्री द्वारा बजट का लेखा प्रस्तुत किया जाता है। बजट प्रस्तुत करते समय वह अपना बजट भाषण भी देता है, जिसमें पूरे वर्ष की आर्थिक नीतियों की समीक्षा होती है। तीसरा है सामान्य बहस। वित्त मंत्री द्वारा पूरा भाषण पढ़ लेने के बाद भाषण के लिए बहस का दिन अलग से तय किया जाता है, जिस पर पक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा सामान्य रूप से बजट पर चर्चा की जाती है। चौथा, मतदान। बजट पर सामान्य बहस हो जाने के बाद विभिन्न विभागों के मंत्री अपने अपने विभागों के लिए अनुदान की मांग करते हैं और इन पर अलग अलग बहस होती है। व्यय की कुछ मदें ऐसी होती है जिसके लिए संचित कोष से प्रत्यक्ष मांग की जाती है। इन मदों पर सदस्यों को मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। कुछ मदें ऐसी होती है जिनके व्यय पर सदस्य संतुष्ट नहीं होने तथा अनुदान की मांगों में कटौती लाने का प्रस्ताव भी पेश किया जाता है। यदि वित्त मंत्री के स्पष्टीकरण से सदस्य संतुष्ट नहीं होते हैं तो वे उस पर मतदान करा सकते हैं। यदि कटौतियों के संबंध में वित्त मंत्री का स्पष्टीकरण सदस्यों को संतुष्ट कर देता है तो मतदान की समस्या ही उत्पन्न नहीं होती है। पांचवा है विनियोग विधेयक। बजट की मांगों पर बहस के बाद विनियोजन विधेयक रखा जाता है, जिसमें करों के लगने के सभी प्रस्ताव होते हैं। नए कर लगाने तथा वर्तमान करों की दरों में वृद्धि करने के प्रस्तावों पर बहस होती है। जब लोकसभा में वित्त विधेयक पारित हो जाता है तब उसे स्वीकृति के लिए राज्यसभा में भेज दिया जाता है। इस संदर्भ में दो प्रकार के बिल प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला वित्त बिल और दूसरा है प्रैक्षिक बिल। पहले बिल में करों व व्ययों के अलावा अन्य बातों का समावेश होता है और दूसरे बिल में केवल कर व व्यय संबंधी प्रस्ताव ही शामिल किए जाते हैं। छठवां है कटौती। मांग में कमी करने के उद्देश्य से सदस्यों द्वारा कटौती प्रस्ताव रखे जाते हैं, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला पूर्ति को मना करना, दूसरा नाम मात्र की कटौती, तीसरा मितव्ययता की कटौती। सातवां है पूरक बजट। आपातकालीन परिस्थितियों में वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पूरक बजट भी संसद द्वारा स्वीकृत व्ययों को पूर्ण करने के लिए रखा जाता है। इसमें व्ययों को पूर्ण करने के उद्देश्य से नवीन करों को लगाने के प्रस्ताव रखे जाते हैं। यह कर स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही लगाए जाते हैं। नंबर 8, सांकेतिक मांगे। कभी कभी सरकार को ऐसे मदों पर व्यय करना पड़ता है जिन मदों के लिए
बजट में कोई प्रावधान नहीं रहता है। अनुदानों की मांग करने से पहले इन्हें राजकीय हिसाब समिति के सामने रखा जाता है और समिति से स्वीकृति मिल जाने पर अधिकृत व्यय को पास कर दिया जाता है। नंबर 9, बजट का क्रियान्वयन। जब बजट की मांगों पर बहस समाप्त हो जाती है तब एक विनिमय बिल रखा जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य की गई मांगों को कानूनी रूप प्रदान करना तथा संचित कोष में से धन निकालने का अधिकार प्राप्त करना होता है। भारत में करों से प्राप्त आय को संचित कोष में रखा जाता है और बाद में इस राशि को आवश्यकता अनुसार निकाला जाता है। बजट पास हो जाने के बाद कार्यकारिणी सभा इस बात पर नज़र रखती है कि व्यय के लिए स्वीकृत राशि को व्यय किया जा रहा है या नहीं। बजट पास हो जाने के बाद विभिन्न विभागों को उसकी सूचना भेज दी जाती है। तो इस प्रकार से बजट निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसके बाद हम देखेंगे बजट के अवयव या अंग। बजट के मुख्य अंग हैं नंबर आ सार्वजनिक आय, नंबर ब सार्वजनिक व्यय। नंबर आ सार्वजनिक आय। सार्वजनिक आय से तात्पर्य सरकार की उन सभी मौद्रिक प्राप्तियों से है जो सरकारी व्यय के लिए आवश्यक है। सार्वजनिक आय को दो भागों में बांटा जाता है। पहला चालू आय प्राप्तियाँ जैसे कर, फीस, सरकारी उद्यमों की आय आदि। नंबर दूसरा पूंजीगत प्राप्तियाँ जैसे सार्वजनिक ऋण, सरकारी अनुदान, घाटे की वित्तीय व्यवस्था आदि। पहला चालू आय प्राप्तियाँ। चालू आय प्राप्तियाँ भी दो प्रकार की होती है। पहला कर आय प्राप्तियाँ, दूसरा गैर कर आय प्राप्तियाँ। नंबर आ सार्वजनिक आय के कर साधन। सार्वजनिक आय के कर साधन निम्नलिखित है। पहला है कर। कर एक ऐसा अनिवार्य भुगतान है जो आवश्यक रूप से सरकार को उसके बनाए गए कानूनों के अनुसार दिया जाता है। इसके बदले में किसी सेवा प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती। यदि कोई व्यक्ति उस पर लगाए कर को नहीं चुकाता तो उसे कानून के अनुसार दंड मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं करों के प्रकार। कर के जो प्रकार वो निम्नलिखित है। पहला है प्रगतिशील कर। इस कर प्रणाली में आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है। प्रगतिशील करों में करदाता की आय जितनी अधिक होती है उतने ही अधिक अनुपात में वे कर का भुगतान करते हैं। प्रगतिशील कर न्यायपूर्ण होते हैं। इनका वास्तविक भार धनी व्यक्तियों पर अधिक तथा निर्धन व्यक्तियों पर कम पड़ता है। भारत में आयकर प्रगतिशील कर है। दूसरा है प्रतिगामी कर। इसमें कम आय वाले व्यक्तियों पर कर अधिक दर से लगाया जाता है और अधिक आय वालों पर कर की दर अपेक्षाकृत कम होती है। यह कर अन्यायपूर्ण होते हैं। इसका वास्तविक भार निर्धन व्यक्तियों पर अधिक तथा धनी व्यक्तियों पर कम पड़ता है। तीसरा प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिनका भुगतान एक ही बार में कर दिया जाता है तथा वे ही व्यक्ति उनका भुगतान करते हैं जिन पर वह लगाया जाता है। अर्थात प्रत्यक्ष कर उनके भार को दूसरों पर नहीं टाला जा सकता, जैसे आयकर, निगम कर, संपत्ति कर आदि। इसके बाद चौथा है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिनका भुगतान दूसरे व्यक्तियों पर टाला जा सकता है, जैसे बिक्री कर, आयात कर, निर्यात कर, उत्पादन कर आदि। पांचवा विशिष्ट या मात्रानुसार कर। जब किसी वस्तु पर उसके वजन के अनुसार या उसकी इकाई या आकार के अनुसार कर या टैक्स लगाया जाता है तब उसे विशिष्ट कर या मात्रानुसार कर कहते हैं। इस कर का लाभ यह है कि यह सुविधाजनक और सरल होता है, किंतु इसका दोष यह है कि इसका प्रभाव देश के धनी वर्ग पर कम और देश के निर्धन वर्ग पर अधिक पड़ता है, इसलिए यह कर अन्यायपूर्ण है। तथा दूसरा दोष यह है
कि इसमें करों की चोरी की संभावना होती है। उसके बाद छठवां है मूल्यानुसार कर। जब किसी वस्तु पर उसके मूल्य के अनुसार कर लिया जाता है या टैक्स लिया जाता है तब उसे मूल्यानुसार कर कहते हैं। जैसे किसी वस्तु के मूल्य पर 10% की दर से कर लगाया जाए तो यह मूल्यानुसार कर होगा। विक्रय कर प्रायः इसी प्रणाली से लगाया जाता है, इसे यथामूल्य कर भी कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर। पहला, प्रत्यक्ष कर में कर का भार एवं कर का दायित्व एक ही व्यक्ति पर होता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर में कर का भार एवं कर का दायित्व अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। दूसरा, प्रत्यक्ष कर सामान्यतः प्रकृति से प्रगतिशील होते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष कर सामान्यतः प्रकृति से प्रतिगामी होते हैं। तीसरा, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर, निगम कर आदि, जबकि अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है बिक्री कर, उत्पादन कर आदि। इसका नंबर ब, सार्वजनिक आय के गैर कर साधन। इसके अंतर्गत पहला है फीस, लाइसेंस तथा परमिट, जैसे शुल्क, लाइसेंस तथा परमिट। दूसरा एसचीज। तीसरा विशेष अंकन। चौथा जुर्माना व जब्ती। पांचवा सरकारी उद्यमों से आय। छठवां उपहार व अनुदान। ये सार्वजनिक आय के गैर कर साधन है।